हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं हमारी सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट। मतलब कि हम आज करेंगे 18 क्वेश्चन पेपर जो कि है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एग्ज़ाम 2022। ठीक है, इससे पहले हमने ये सारी एमसीक्यू कंप्लीट करा दी हैं, है ना। अभी तक यदि आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। ये हमने टैक्सेशन से लेके फॉरेस्ट इंजीनियर और सारे के सारे एग्ज़ाम हमने करा दिए, है ना। यदि आपको लग रहा है कि ये केवल एफएसयू की क्लास है तो नहीं, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम देख रहे हैं जितने भी हम न्यू जो लेटेस्ट हैं क्वेश्चन पेपर, यदि हम उनको सॉल्व कराते हैं या फिर जो हम पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे भेजते हैं, कहीं ना कहीं 5 से 6 क्वेश्चन जो रहते हैं वो रिपीट रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये सारे एग्ज़ाम के लिए एमपीपीएससी के, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो ये जो है एमपीपीएससी एफएसओ के लिए बस है। ठीक है, चैनल को आगे से बढ़ाने से पहले आप क्या करो, सब्सक्राइब कर दो। साथ में हम क्या करने वाले हैं, पीडीएफ इसकी अभी तक मैंने दी नहीं है। कौन कौन सी सीरीज़ रह गई है, 14, 15, 16 एंड 17, ये चारों की चारों पीडीएफ मैं आपको कल भेज दूँगी। ठीक है, ओके। तो जो अभी तक टेलीग्राम चैनल पे जुड़ा नहीं है वो जुड़ जाए, है ना। ओके, हम आज इसको करेंगे और ये 215 पेज पे है। ठीक है, देखते हैं क्या है। तो ये रहा हमारा पेपर आज का। कौन सा है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये आरई 2022 का पेपर है। देख लेते हैं यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आए थे। पहला एक क्वेश्चन है, इतिहास से संबंधित है। कन्नौज के जो गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान कौन सा था। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूछा है। गुजरात को हटा दो तो ये देखो, महोबा भी पूछा है उसने, जबलपुर भी पूछा है और उज्जैन भी पूछा है। तो जो नागभट्ट प्रथम रहते हैं, कहीं कहीं लिखा रहता है कि वत्सराज रहता है, बट जो नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय दोनों के दोनों गुर्जर प्रतिहार वंश में जो राजा रहते हैं, देखो मैं एक रूपरेखा बताती हूँ। हमने ये पढ़ा होगा कि त्रिपक्षीय युद्ध आपने कभी ना कभी सुना होगा। ठीक है, जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सारे के सारे जैसे गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल जो समाप्त हो जाता है, उसके बाद क्या रहता है, हर्षवर्धन का जो वंश आता है उस वो भी समाप्त हो जाने के बाद क्या रहता है, उत्तरी भारत में एक खाली स्थान या रिक्त सा स्थान हो जाता है। मतलब कि कोई भी जो वंश है शासन नहीं कर रहा रहता, तब यहाँ पे जो है गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ठीक है, ये 3 वंश रहते हैं, है ना। तो ये जो रहते हैं कन्नौज, उस समय क्या रहता है, जो हमारी यूपी में कन्नौज है वो जो है व्यापारिक दृष्टि से और साथ साथ सामरिक दृष्टि से दोनों ही दृष्टि से उस समय बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये जो तीनों वंश हैं वो इस स्थान को पाने के लिए जुट जाते हैं। ठीक है, संघर्ष होता है। तो वही लिखा है यहाँ पे। तो बंगाल साइड कौन रहते हैं, पाल। और गुर्जर प्रतिहारों का जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है भारत का, जैसे कि गुजरात, मध्य प्रदेश, है ना, और वो कन्नौज पर अधिपति यही जमा लेते हैं, तो वो भी शामिल कर लो। ठीक है, यहाँ पे कौन रहते हैं, गुर्जर प्रतिहार। फिर साउथ में हमारे कौन है, राष्ट्रकूट आपने सुना ही होगा, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम का नाम सुना है ना, कुलोतुंग सुना होगा, तो वो रहता है। ठीक है, यही पूछा है कि कन्नौज के जो गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान कौन सा था। तो जो इसमें भट्टराज वत्सराज प्रथम है, ये तो त्रिपक्षीय युद्ध में है ना। तो लेकिन नागभट्ट जो प्रथम है, नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट सेकंड, यही हैं जो राजधानियों को चेंज करते हैं। तो नागभट्ट प्रथम जो रहता है वो हमारे मध्य प्रदेश में उज्जैन को राजधानी बनाता है ना। क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट करते हैं, चंदेल शब्द प्रयोग किस शिलालेख में हुआ था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमें आमतौर पर बहुत सारी बुक्स में देखने के लिए नहीं मिलता है ये वाला क्वेश्चन, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। दूधई जो शिलालेख है उसमें चंदेल शब्द का यूज़ होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको लगा लो और लिख लो, है ना। देखो अब लिखा क्या है, मांडू के किले का निर्माण किस शासक ने कराया था। इतिहास से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं आज। देखो, जब हम पढ़ते हैं एंशियंट हिस्ट्री, फिर पढ़ते हैं क्या, मिडाइवल हिस्ट्री, फिर पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, पढ़ते हैं। तो हम जब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं और यहाँ पे जब हम तुगलक वंश को जैसे ही समाप्त करते हैं, फिर सैयद वंश आता है, पढ़ा होगा आपने कहीं कहीं।
तो जो तुगलक वंश रहता है वो क्या करता है, एक दिलावर खां नामक वो इंसान को, दिलावर खां को मालवा का, मतलब हमारे मध्य प्रदेश में मालवा का सूबेदार नियुक्त करता है ना। हमारे मध्य प्रदेश में क्या करता है, मालवा का सूबेदार नियुक्त करता है दिलावर खां को, ठीक है। फिर जैसे ही इनकी शक्ति क्षीण होने लगती है, किनकी, तुगलक वंश की, है ना, तो ये अपना आधिपत्य जो है इनसे स्वतंत्र हो जाते हैं और ये यहाँ पे अपने राज्य की स्थापना करते हैं ना, और स्थापना करते हैं। और राजधानी कौन सी बनाते हैं, धार, है ना, धार को ये अपनी राजधानी बनाते हैं, है ना, समझ में आ रहा है। फिर इनके उपरांत जो दिलावर खां गौरी है, और वंश कौन सा रहता है इनका, गौरी वंश। अब ये गौरी वो वाला वंश नहीं है, ये नॉर्मल छोटे स्तर पे गौरी वंश है, ठीक है। तो दिलावर खां गौरी के बाद इनका पुत्र बनता है, क्या नाम रहता है उसका, अल्प खां। अल्प खां का ही वास्तविक नाम है होशंग शाह। अब हुआ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न, नहीं, अल्प खां का दूसरा नाम है होशंग शाह, ठीक है। होशंग शाह ही ये इनके पुत्र रहते हैं दिलावर खां के, ठीक है। फिर होशंग शाह ने मांडू के किले का निर्माण कराया, क्यों, क्योंकि उसने राजधानी परिवर्तन की। और राजधानी जब हम कभी किसी क्षेत्र की बनाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा उसको बहुत अच्छे से साफ़ सफाई से रखते हैं, तो उसको सादियाबाद भी बोला जाता था इसके समय पे, होशंग शाह के समय पे, मतलब कि खुशियों का शहर, ठीक है। तो मांडू के किले का निर्माण किसने कराया, होशंग शाह ने। आई होप कि आपको क्लियर होगा, ठीक है। फिर क्या आया, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है, तो ये है कवि भूषण। देखो इनकी रचनाएं छत्रसाल पे बहुत मिलेंगी, छत्रसाल पे मिलेंगी, शिवाजी पे मिलेंगी। कौन कौन सी, छत्रसाल दशक और शिवराज दशक, फिर भूषण हजारा, ऐसी कुछ इनकी रचनाएं हैं जो देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये जो है छत्रसाल या मतलब बुंदेला वंश के जो शासकों के हैं उनके ही कवि थे, है ना, दरबारी कवि थे, इसीलिए उनके ही नाम पे इनकी आधी से ज़्यादा रचनाएं इनको देखने को मिलेंगी। इनका जो मूल नाम है वो क्या था, जटाशंकर, ठीक है, जटाशंकर। चित्रकूट के जो हमारे सोलंकी राजा हैं, सोलंकी राजा कहाँ के, चित्रकूट के, इन्होंने जो जटाशंकर है उनका नाम क्या रखा था, कवि भूषण, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रखना है, उनकी रचना इंपॉर्टेंट रखना। और कवि भूषण थे कहाँ के, तो हमारे कानपुर के, ठीक है, कानपुर यूपी के थे, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे जैन मंदिर दुक्कुंड। दुक्कुंड जैन मंदिर तो है नहीं, दुक्कुंड एक शाखा है ना, ग्वालियर में हम पढ़ते हैं, कच्चा पाठपन जब हम पढ़ते हैं तो दुक्कुंड शाखा पढ़ते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन डिलीट हो गया, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन हम 6 देखेंगे। एक रचना है द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन थे, तो ये हैं B.R. अम्बेडकर, ठीक है। ये रचना के बारे में पूछा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जो किसी भी बुक में पहले नहीं था, अब भले ही आपको देखने को मिलेगा, बट जब ये आया था तो पहले ये क्वेश्चन नहीं था। कोरकू जनजाति जो है वर्ष में कितनी बार जादुई शक्तियों एवं आत्माओं को बलि देकर प्रसन्न करती है, नोबडी नोज, ठीक है, कोई नहीं जानता था कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये जो आंसर है इसका 2 आंसर है, इससे पहले किसी को नहीं पता था, तो हम तुक्का मारे चाहे कुछ हो, इसका आंसर नहीं पता था किसी को, ठीक है। वो तो बाद में जब क्वेश्चन आया तब सारी बुक्स ने अपडेट करा, तब उसमें उसको प्रिंट कराया, ठीक है। अब लिखा है भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है, हर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि ही है ना, कृषि ही है। लेकिन जब हम गोंड में अगरिया जनजाति पढ़ते हैं तो उसका जो है कार्य, गोंड जनजाति में जो उपजाति कौन सी है, अगरिया, है ना, उसका कार्य जो है लौह शिल्प का होता है। समझ में आया। भील जनजाति या फिर कोई भी जनजाति हो, उनका मुख्य कार्य जो है वो व्यवसाय है, वो कृषि है। हमारा पूरा मध्य प्रदेश का मुख्य व्यवसाय कृषि है। 70 से 72% जो है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारी जनसंख्या कृषि पर डिपेंडेंट है ना, ये भी हमें ध्यान देकर चलना पड़ेगा। अब क्या लिखा है, पेपियर मेसी, कहीं कहीं पेपियर मेसी को पेपियर मासे भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। ये कला का प्रमुख केंद्र है, कहाँ पे है ये, उज्जैन में, है ना। कुछ धातु शिल्प है, कुछ नॉर्मल शिल्प है। तो देखो जैसे पेपियर शिल्प है ना, पेपियर मासे या पेपर मेसी, ये जो कहाँ है,
उज्जैन में। यही छिपा चित्रकारी भी है, छिपा चित्रकारी। फिर बाघ चित्रकारी, 3-4 देख लेते हैं। उज्जैरा का शिल्प, उज्जैरा का धातु शिल्प। फिर पीतल के बर्तन भी कहीं कहीं फेमस है। फिर चीचली की धातु शिल्प। रीवा का भी जो है सुपाड़ी से निर्मित छोटी छोटी कलाकृतियाँ, वो भी फेमस है ना। सुपाड़ी आपको पता होगा, सुपाड़ी ऐसे ही बोलता है, ठीक है। अब देखो चीचली कहाँ पे है, नरसिंहपुर की। नरसिंहपुर की धातु कला चीचली भी प्रसिद्ध है, ठीक है। पीतल की चीज़ें कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है, तो हम टीकमगढ़ में पढ़ते हैं, टीकमगढ़। और फिर ये कलर चेंज कर देती हूँ मैं, और दतिया, है ना। 2 स्थान हैं जहाँ हम पीतल की चित्रकारी या धातु शिल्प हम पढ़ते हैं। उज्जैरा की धातु क्या है, इसमें कांसा जो है, कांसों की बटलोई बनाई जाती है। और कहाँ पे, सतना। शायद ये MPPSC 2025 का क्वेश्चन है, अभी फरवरी में भी आया था। उज्जैरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फिर अब ये क्या लिखा है, बाघ प्रिंट ये कहाँ है, प्रसिद्ध है हमारे धार में, ठीक है, धार में प्रसिद्ध है। फिर छिपा चित्रकारी ये भी कहाँ पे प्रसिद्ध है, उज्जैन में। उज्जैन में पेपर माशे जो कला है वो भी प्रसिद्ध है, और साथ में छिपा जो चित्रकारी है वो भी उज्जैन में प्रसिद्ध है, ठीक है। इतना हमने कर लिया है। अब इसके बाद कुछ और बचाएगा। हाँ, काष्ठ लकड़ी जो है, हमने काष्ठ जो लकड़ी कहलाती है, इसकी जो है कलाकारी, ये हमने कहाँ पढ़ी थी, बुधिनी सीहोर में, बुधिनी में पढ़ी थी, श्योपुर में पढ़ी है ना, झाबुआ में पढ़ी है। ये 3 से 4 स्थान हैं जहाँ पे हम पढ़ते हैं। गुड़िया शिल्पकला, तो ये कहाँ पे है, हम झाबुआ में पढ़ते हैं। हमने किन किन को पढ़ा है, शांति परमार और रमेश परमार। अपन को पता है पद्मश्री भी मिला था इनको, तो वो गुड़िया शिल्पकला से ही संबंधित है, भील जनजाति की हैं। फिर बत्तोबाई जब हम पढ़ते हैं तो वो कहाँ की हैं, ग्वालियर की। तो गुड़िया शिल्पकला कहाँ स्थित है, मतलब कहाँ प्रसिद्ध है, वो है हमारी झाबुआ और साथ में ग्वालियर, ठीक है। आई होप कि आपको इतना नॉलेज जो है आप उसको नोट डाउन कर रहे होंगे, क्योंकि देखो आप इनको एक जगह नहीं पढ़ पाएंगे, आप बहुत सारी बुक पढ़ेंगे तब ये फैक्ट कहीं और मिलेगा, ये फैक्ट कहीं और मिलेगा। तो मैं जो पढ़ा रही हूँ, आप हो सकता है उसको एक साथ लिख लोगे ना, तो आपको फिर कंटिन्यूस वो याद रह जाएगा, क्योंकि जब हम बार बार रिपीट करेंगे ना तो वो चीज़ें आएंगी आपके सामने, ठीक है। हाँ, कौन आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा था, किशन सिंह ठाकुर। मे भी ये शिवपुरी के हैं, है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम आज़ाद हिंद फौज पूरे भारत लेवल पे पढ़ते हैं जब, तो उनके उसमें आती है, ठीक है। मॉडर्न का क्वेश्चन था, ओके। क्वेश्चन 11 हम देखेंगे, क्या देखेंगे, मैकल श्रेणी संबंधित है। इसको मैं बार बार नहीं समझाऊंगी, क्योंकि हमने बहुत बार पढ़ लिया भाई सतपुड़ा को, ठीक है। सतपुड़ा के 3 पार्ट है, हमें पता है ना। पश्चिमोत्तर में कौन सा है, राजपीपला, बोलिए राजपीपला। देन बीच में कौन सा है, महादेव श्रेणी। फिर कौन सा है, अर्धचंद्राकार में फैला है, मेकल श्रेणी, ठीक है। मेकल श्रेणी किससे संबंधित है, तो हमें पता है ये पूरा क्या किसका भाग है, सतपुड़ा का श्रेणी का, ठीक है। तो ये आंसर सही हो जाएगा। फिर हम इसके बाद देखेंगे जोहिला नदी का उद्गम, जोहिला, सोन, जोहिला, फिर इसके बाद नर्मदा, ये तीनों नदी का उद्गम जो है मैकल की श्रेणी से होता है। समझ में आई बात। ये कहाँ, अमरकंटक अनूपपुर से होती है, ये समझ में आई बात, ओके। अब हम देखेंगे मानधाता गॉर्ज जो है किस नदी में पाया जाता है, तो मानधाता गाज कहाँ पाया जाता है, नर्मदा नदी में, है ना। ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको एज इट इज याद करो। फिर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तनशीलता किस जिले में पाई जाती है। एक बच्ची ने मेरे से पूछा था कि मैम यदि वो चीज़ हमसे नहीं बन रही है और माइनस मार्किंग है तो हम उसको कैसे सही करें। तो देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ आप ना थोड़ा सा सोच के भी आंसर लगाएंगे ना, तो वो सही हो जाएगा। जो वर्षा परिवर्तनशीलता है उसको हम कैसे नापते हैं, वर्षा की कमी, मतलब कहाँ ज़्यादा वर्षा हो रही है, कहाँ कम हो रही है, ठीक है। तो वर्षा का कम होना परिवर्तनशीलता व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। अब परिवर्तनशीलता में देखो, हम दक्षिण पूर्व को हमें पता है कि सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है इन क्षेत्रों में। तो दक्षिण पूर्व में कौन कौन से स्थान आ रहे हैं, जरा देखो,
शहडोल यहाँ आ रहा है, ठीक है, सीधी भी इस साइड ही आ रहा है, और फिर सतना भी लगभग इस साइड आ रहा है। खरगोन कहाँ आ रहा है, यहाँ। तो थोड़ा सा सोच के यदि हम लगाएंगे ना तो हम क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, उनसे मेरा यही कहना है, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, खरगोन आंसर हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये खनिजों से संबंधित आ गया। मैंने बोला था आपको नोट बनाने हैं, नोट्स करने हैं, नोट करना है, करना है, ठीक है। बिजरी जो झगरा खंड है, खान किस कोयला क्षेत्र से संबंधित है, तो ये सुहागपुर कोयला क्षेत्र से संबंधित है। पहली बात, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या होएगा कि बिजरी, यही बस नाम आ सकता है, या फिर झगरा खंड, दोनों खान किस खनिज से संबंधित है। ये जो खाने हैं किस खनिज से संबंधित है, तो कोयला खनिज से संबंधित है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो खनिजों से आजकल पूछे जा रहे हैं इस पैटर्न में, ठीक है। ओके, 16 क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या आया है, सर्वाधिक मैंगनीज भंडार। हमें पता है मैंगनीज कहाँ और बॉक्साइट कहाँ है, तो बालाघाट छिंदवाड़ा में ही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, गांधी सागर बांध स्थित है, मंदसौर में स्थित है, चंबल नदी पर स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके दिखा दूँगी, अपने ग्रुप में भेज दूँगी। ये जो है 27 जुलाई, जो अभी 4-5 दिन पहले हुआ है हमारा एग्ज़ाम 2025 का, जो सेकंड फेज़ है हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये एग्ज़ाम में सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। और गुड़ मतलब रीवा जो है उससे संबंधित क्वेश्चन ही आया था, गुड़ ही ऑप्शन था, शायद सी पर ही था, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँगी, आपको समझ में आ जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन था ये। रानी अवंतीबाई परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो ये हमें पता है, कई बार पढ़ भी ली है, नर्मदा नदी पर रानी अवंतीबाई योजना बनाई गई है, ठीक है। बरगी डैम भी इसी को बोलते हैं। फिर जबलपुर में स्थित है, जो कि हाँ, अब मिट्टियों से क्वेश्चन आया तो हम मिट्टियों के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानेंगे, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं और रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो आइए समझ लेते हैं। ये हमारा बन गया मध्य प्रदेश, ठीक है। अरे बड़ा बेकार बना है, देखो। हटाओ, चलो देखो, इधर इतना क्षेत्र हम छोड़ रहे हैं, फिर इतना छोड़ रहे हैं, फिर इतना, एंड देन इतना, ठीक है। ये हमने 5 भागों में विभाजित कर दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो, हमारे जो मालवा क्षेत्र है वहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि हमने कपास पढ़े थे। कपास कहाँ पढ़ा था, खरगोन में, है ना। पूरे मालवा क्षेत्र में कपास होता है, लेकिन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो खरगोन में हमने पढ़ा था पिछले MCQ में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 प्रकार की काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ मैं एक साथ कर रही हूँ इस क्षेत्र में, है ना। यहाँ पे मैं इस तरीके से बांट रही हूँ इसको, और यहाँ पे मैं इस तरीके से बांट रही हूँ। 3 भागों में हमने बांटी है एक काली मिट्टी को, है ना, क्योंकि ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कुछ थोड़ा सा अंतर है। और फिर हम दूसरी मिट्टी को बांटेंगे, ये हो गया, ठीक है। फिर एक, ठीक है। ये हमने मिट्टियों के प्रकार हैं जो चेंज कर दिए। अब देखो, इसमें हमें क्या जो है आंसर खोजना है। एक्चुअल में मिट्टियों के, इसमें काली मिट्टी के 3 प्रकार हैं, ठीक है। एक ये जो है, ये है बहुत गहरी काली मिट्टी। गहरी काली मिट्टी मालवा क्षेत्र में ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। फिर ये आप पूछेंगे ये बीच में कौन सी है, तो ये है साधारण काली मिट्टी, ठीक है। मध्य प्रदेश के थोड़े से सेंटर वाले भाग में साधारण काली मिट्टी पाई जाती है, और निचले हिस्से में ये कौन सी पाई जाती है, छिछली काली मिट्टी। क्या नाम है उसका, छिछली काली मिट्टी, ठीक है। हुआ कन्फ्यूज़न, क्लियर। फिर आपने ये वाला क्षेत्र को क्या क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये बैतूल सिवनी वाला क्षेत्र है। यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे चाय और कॉफ़ी भी पाई जाती है, क्योंकि मिट्टी कौन सी है, लैटराइट, जो साउथ में कहीं ना कहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे कॉफ़ी भी हो सकती है ना। और असम की चाय भी थोड़ी सी मात्रा में होती है।
क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जाता है, लेटराइट मिट्टी। फिर इसके बाद देखो ये जो ऊपरी वाला क्षेत्र है, कहाँ, यहाँ पे गंगा, यमुना, सरस्वती और उनकी बहुत सारी सहायक नदियाँ यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी, जल के द्वारा लाई गई मिट्टी है, तो इसको क्या बोलते हैं, कछारी मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी का यहाँ पे पाई जाती है। और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है ना, समझ में आया। और ये जो मिट्टी है जो पिंक में है वो क्या कहलाती है, ये मिश्रित मिट्टी है, मतलब जलोढ़ भी है, कछारी भी है, लाल पीली मिट्टी है, ये मिश्रित मिट्टी कहलाती है। और फिर हमारे बघेल कंडेलियम, देखो ये मिश्रित मिट्टी कहाँ पे है, ये जो मैं बोल रही हूँ वो है बुंदेलखंड में, ठीक है, बुंदेलखंड में है। और ये कौन सी मिट्टी है, लाल और पीली मिट्टी। क्वेश्चन में क्या पूछा, लाल और पीली मिट्टी, ये कहाँ है, बघेलखंड में। समझ में आया, है ना। जिस चट्टानों के कारण ये मिट्टी है उनकी संरचना इस प्रकार से रहती है, इसमें कोई रिकॉर्ड साइंस नहीं है। जैसी चट्टानें होंगी वैसी ही मिट्टी का जब अपर्दन होता है उस प्रकार की मिट्टी बनती है। समझ में आया, ठीक है। और जो बेसाल्ट की चट्टानों का जब अपर्दन होता है तो काली मिट्टी बनती है, इसीलिए मालवा क्षेत्र में क्या है, काली मिट्टी। अब पूछा है क्या, बघेलखंड में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, हमने क्लियर करा कौन सी, लाल और पीली मिट्टी बघेलखंड में पाई जाती है, ठीक है, ओके। फिर 21 देखेंगे हम। मध्य प्रदेश में पंचायती राज और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 को राज्यपाल की सहमति कब मिली थी, तो कब मिली थी, 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल की सहमति मिली थी, ठीक है। राज्यपाल ने थोड़ा सा लेट कर दिया था। मध्य प्रदेश राज्य में क्षमा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसके पास, देखो जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है वैसे ही राज्य में एक राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है। बस हमारे राष्ट्रपति और राज्यपाल में कुछ थोड़े से अंतर रहते हैं शक्तियों के मामले में। जैसे राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है बट राज्यपाल नहीं कर सकता, है ना। फिर मार्शल लॉ जो सैनिकों के मत होता है वो मार्शल लॉ के जो नियम है वो राष्ट्रपति उसके बारे में संशोधन कर सकता है लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता, ठीक है। गला खराब है लगता है। देखो लोकसभा एवं विधानसभा का जो अधिनियम है, आदेश है 2008 के अनुसार लोकसभा में मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो कितनी हैं, ये 6। समझ में आया। क्या पूछा है इसमें, एसटी के लिए कितनी है, तो एसटी के लिए कितनी है 6 और एससी के लिए कितनी है 4। क्वेश्चन को तो इतनी बढ़ा के लिखा है जैसा लग रहा है कि बहुत टफ है, ठीक है, बहुत टफ है, लेकिन बस नॉर्मल पूछा है कि विधानसभा में कितनी सीटें हैं और लोकसभा में कितनी सीटें हैं। तो एसटी और एससी की कितनी है, एसटी की ज़्यादा होंगी तो 6 है और एससी की कितनी है 4 है, ठीक है। विधानसभा की हम ऑलरेडी पढ़ रखे थे। अब देखो एशिया की पहली पेपर मिल जो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित है, वो है बुरहानपुर नेपानगर बुरहानपुर में अवस्थित है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी आ सकता है, नेपानगर दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। वर्तमान में मध्य प्रदेश के कितने ग्राम न्यायालय काम कर रहे हैं, तो ग्राम न्यायालय जो है काम कितने कर रहे हैं, 89, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में रॉकेट साइंस रहता ही नहीं है तो उसको मैं डायरेक्ट पढ़ा देती हूँ। मध्य प्रदेश में जो कितनी अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हैं, अभी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें 46 लिखे हैं, मान लो 43 आ जाता तो हमें 43 आंसर लगाना था, क्योंकि देखो 46 पहले थी लेकिन 8 जनवरी 2003 को 3 जनजाति जो हैं उनको अलग कर दिया गया। अब वो कौन सी थी, कीर मीणा पारधी, है ना, कीर मीणा पारधी जो ये जनजातियाँ थी मेनली भोपाल के आसपास थी, तो इन जनजातियों को अलग कर दिया गया। तो 46 में से आप कितनी बची, 43 बची है शेष, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता था, पहले 40 हैं आप कितनी बची हैं, फिर या फिर कौन सी जो जनजातियाँ वो अलग हुई हैं, तो कीर मीणा पारधी जो हैं अलग हुई हैं, ठीक है। 27 भारतीय रेलवे द्वारा भारतीय रेल स्टेशन विकास निगम लिमिटेड को पुनर्विकास के लिए कुल कितने स्टेशन आवंटित किए गए। एक थोड़ा सा टफ था क्वेश्चन, ठीक है। तो 8 जो स्टेशन है उनको आवंटित किए गए, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि मंदसौर और नीमच साथ में दिए हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला ओपियम ऑल्कलाइड प्रसंस्करण, ये क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कन्फ्यूजिंग भी है
क्योंकि हमेशा क्वेश्चन में मंदसौर दिया मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, नीमच। लिख लो अच्छे से, ओपियम एल्कोलाइड प्रसंस्करण कहाँ पे है, नीमच में है, ना कि मंदसौर में, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल का था, क्योंकि हर बच्चा ये नहीं पढ़ता कि कितना अयस्क के भंडार है मध्य प्रदेश में। मैग्नीज अयस्क का कुल भंडार कितना है उस समय का, अभी का ये वर्तमान नहीं है, ये करंट का उस समय का क्वेश्चन था। अभी अपने आप इसके जो है परसेंटेज बदल गए हैं। अभी कितना है, 23.64 लिखा है इसमें, लेकिन ये जो आंकड़े हैं अब बदल चुके हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, रोजगार, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन और निर्धनता का उन्मूलन करना, यही मोस्ट उपयुक्त आंसर भी है ना। ओके, ये भी हमने कर लिया है। फिर IMF पूछा है, उसके मुख्य प्रबंधक कौन है, निदेशक क्रिस्टेलिना जॉर्जिया। ये क्रिस्टेलिना ये अभी भी शायद हैं, ठीक है, देख लेना एक बार, चेक कर लेना। विधि आयोग की अवधि कितनी होती है, 3 वर्ष होती है भारत में। अच्छा क्वेश्चन है। फिर आर्थिक परिषद 2013 की बैठक जो है कहाँ आयोजित की गई थी, 23 की दावोस में की गई थी। ये 2023 का करंट अफेयर है, ये क्वेश्चन डिलीट है। अब ये देखो, मुख्यमंत्री सरकार की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में शिक्षित युवाओं को स्वयं का उद्यम या स्वरोजगार स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यह योजना 18 से 45 वर्ष के बीच की आयु की ऋण मिलता है इसमें। हाँ, आयु को ध्यान रखो, इसमें क्या पूछा है, 18 से 45, ये सही हो गया। इस योजना में उद्यमी की न्यूनतम शिक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, ये कोई क्राइटेरिया है ही नहीं इस योजना में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से इस कारण गलत हो गया। इसका याद रखना, पहला स्टेटमेंट है जो 18 से 45, क्योंकि हम ये वाली योजना भी हम बहुत जल्द करने वाले हैं, है ना। और ये पूछा भी क्या है, इसको याद है, ये वाला क्वेश्चन आपको याद होगा। मध्य प्रदेश के किस विभाग से मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना। अब यदि मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं और हम लिख दें मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना, इधर क्या लिखा है, कल्याणी। कल्याणी मतलब क्या कहलाता है, कल्याणी विवाह या फिर अविवाह जो सहायता योजना है वो भी पेंशन योजना के बराबर ही समझो, ठीक है। तो वो किस विभाग द्वारा चलाई गई थी, हमने 2018 की पहली ही जो है वीडियो में देखा था, पहली ही योजना थी वो किसके द्वारा चलाई गई थी, सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, ठीक है। नॉर्मल रहेगा तो नॉर्मल विभाग आएगा, लेकिन यदि कुछ अलग, मतलब लोग तो उन लोग अलग नहीं है, हम सब सेम है, बट थोड़ा सा यूनिकनेस, तो उसमें क्या आ जाएगा, सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, ठीक है। मुनीश चंद्र डावर इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनका शायद 2025 में निधन हो चुका है। कहाँ के थे हम वो बताएंगे। मध्य प्रदेश के श्री मुनीश चंद्र डावर 2023 में क्या मिला था, पद्मश्री। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, मुनीश चंद्र डावर जो जबलपुर से संबंधित है, इनको पद्मश्री कब मिला था, 2022, 23, 24, 25। तो क्या आंसर होगा, 2023 में, ठीक है। वो चिकित्सा से संबंधित थे, पद्मश्री मिला था उन्हें, और वो कहाँ से थे, जबलपुर से संबंधित थे, ठीक है। नीति आयोग की रिपोर्ट 2017-18, अब हमें क्या पढ़नी है, न्यू रिपोर्ट पढ़नी है। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर भोज समारोह आयोजित किया जाता है, तो धार में किया जाता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डिलीट हो चुका है। 1 टेराबाइट के समतुल्य है क्या, 2⁻40 बाइट्स। कंप्यूटर में आपको क्या लेना है, कौन सी बुक लेना है, परीक्षा धाम बोल दिया मैंने, परीक्षा मंथन जो है आप उसको लो, है ना। यदि आप पे कंप्यूटर नहीं आता है तो वो ये इसमें थोड़ा सा डीप दिया रहता है, तो आप परीक्षा मंथन पढ़ेंगे ना, ये वाले क्वेश्चन आपसे सारे बन जाएंगे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, वाह फिजिक्स भी आ गई। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, चालक गति का नियम और चुंबकीय क्षेत्र, दोनों ही उंगलियों का इस्तेमाल होता है इसमें, है ना, दोनों ही आएंगे इसमें। चैट जीपीटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग देखो 1000 बार आ चुका है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये हम पढ़ते हैं। यदि मान लो आपको दूसरा याद नहीं है तो इसमें ये भी तो नहीं लिखा ना कि केवल एक,
तो ऑब्वियसली ये दोनों हो जाएंगे। रोबोटिक्स की क्यों आवश्यकता होती है? यांत्रिक अभियांत्रिक उपयोग के लिए, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स अनुप्रयोगों के लिए, संगणक के लिए, कंप्यूटर के लिए, सभी के लिए। ठीक है। फिर क्या पूछा है? नेशनल इंफॉर्मेशन साइंस केंद्र सेंटर जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में। हम पढ़ते हैं तब उसमें आता है। जो सन वाले क्वेश्चन रहेंगे उनको हम याद नहीं कर सकते, हम एज इट इज़ हमें पढ़ना ही पड़ेगा उनको। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मिशन मोड प्रोजेक्ट पर है? कौन सा एक राज्य मिशन मोड प्रोजेक्ट है? सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मिशन मोड प्रोजेक्ट है? तो ट्रेजरी जो है एक राज्य मिशन मोड प्रोजेक्ट है। ठीक है। कंप्यूटर का एक क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस से रिलेटेड है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? बर्नर्स-ली ने, टिम बर्नर्स-ली ने। फिर प्रथम वेब ब्राउज़र कौन सा है? मोज़ेक। हाँ, हमने सर्च इंजन पढ़ा था। सर्च इंजन में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े थे, जिसमें से नहीं था वो क्या था? मोज़ेक। अब मोज़ेक क्या है ये पूछा है इस बार। ठीक है। प्रथम वेब ब्राउज़र है मोज़ेक, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वेब ब्राउज़र है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। फिर IRCTC, जब हम किसी भी टिकट को करते हैं ऑनलाइन तो ये कौन सा प्लेटफॉर्म के थ्रू होती है? IRCTC, है ना, हमें पता है। तो ये गवर्नमेंट की योजना है और गवर्नमेंट टू सिटीजन के लिए या कंज्यूमर्स के लिए ये योजना चलाई जा रही है। ठीक है। फिर ई-कॉमर्स C2C लागू होता है किस पे? eBay पे होता है, पेपल पे होता है? क्यों नहीं होता यार? दोनों में होगा। ठीक है। ओके, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप बोर नहीं हुए होंगे, कुछ समझ में आया होगा लेक्चर के थ्रू। फिर नेक्स्ट सीरीज़ में मिलते हैं हम, तब तक के लिए धन्यवाद।